नमस्कार। खेलों के पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और इस सप्ताह की बड़ी खबर रही कुश्ती के क्षेत्र से आई, जहां पर WFI को दोबारा उसकी ताकत वापस मिली। तो वहीं IPL की भी इस हफ्ते शुरुआत हुई। विशेष संवाद में आज बात करेंगे ओलंपिक पदक विजेता पहलवान रवि दहिया को हराने वाले एमन सहरावत की। तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। तो इस हफ्ते की खबरों की शुरुआत करें तो सबसे पहले खबर पर नजर डालेंगे IPL से जुड़ी हुई, क्योंकि इस हफ्ते IPL के 17वें सीजन की शुरुआत हुई। तो वाकई इस हफ्ते IPL का आगाज हुआ। इस सीजन में खेल से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव भी देखने को मिले। अब IPL में गेंदबाजों को 2 बाउंसर फेंकने की छूट होगी, तो वहीं स्टॉप क्लॉक नियम भी लागू नहीं होगा। इस सीजन में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में और जानिए कि क्यों इस बार का सीजन IPL का रोमांचकारी रहने वाला है। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हो चुकी है। वहीं IPL 2024 के नियमों में हुए कई बदलावों ने मुकाबलों का रोमांच और बढ़ा दिया है। जहां इस बार कई टीमों को नए कप्तान मिले हैं, तो कुछ सीनियर खिलाड़ी अपनी टीम को मजबूती देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जिनकी वजह से मुकाबले और अधिक रोमांचक हो गए हैं। एक नजर डालते हैं कि क्या कुछ नया है इस टूर्नामेंट में। IPL में इस बार गेंदबाजों को 1 ओवर में 2 बाउंसर फेंकने की छूट होगी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 1 ही बाउंसर फेंकने का नियम है। हालांकि BCCI ने IPL के सीजन के लिए नियम में बदलाव किया है। इससे पहले घरेलू टूर्नामेंट और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ये नियम लागू किया गया था। IPL के मौजूदा सीजन में स्मार्ट रिव्यू सिस्टम लागू होगा। इससे अंपायर्स को काफी सहूलियत होगी। इस नियम के आने के बाद टीवी अंपायर और हॉक आई अंपायर एक साथ बैठ सकेंगे। इससे टीवी अंपायर्स को फैसला देने में काफी मदद मिलेगी। अभी ICC द्वारा व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्थायी रूप से लागू होने वाला स्टॉप क्लॉक नियम IPL में लागू नहीं होगा। इस नियम के तहत गेंदबाजों को अगले ओवर की शुरुआत के लिए 60 सेकंड का समय मिलेगा, जिसके लिए 2 वार्निंग मिलेंगी। ऐसा नहीं करने पर गेंदबाजी करने वाली टीम पर 5 रन की पेनाल्टी लगेगी। इस बार IPL की 2 दमदार टीमों ने अपने अपने कप्तानों को बदला है। मौजूदा सीजन में CSK ने महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी का जिम्मा सौंपा है। तो वहीं मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा के बदले हार्दिक पांड्या पर कप्तान के रूप में भरोसा जताया है। हालांकि धोनी और रोहित अपनी अपनी टीम को मजबूती देने का काम करेंगे। गौरतलब है कि CSK और मुंबई इंडियंस ने अब तक 5-5 बार IPL का खिताब अपने नाम किया है। IPL के इतिहास में अब तक 10 में से कुल 6 टीमें ही खिताब अपने नाम कर पाई हैं। 4 टीमों को अभी भी IPL के खिताब का इंतजार है। इन टीमों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का नाम शामिल है। इस सीजन में देखना दिलचस्प होगा कि IPL की ट्रॉफी किसी नई टीम के पास जाती है या फिर इस ट्रॉफी पर किसी पुरानी विजेता टीम का कब्जा होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो वाकई ये बदलाव जो हैं वो IPL को इस बार बेहद रोमांचकारी बना रहे हैं। और इस बार बात कर लें तो IPL 2024 सीजन में एक बड़ा बदलाव भी चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से देखने को मिला। IPL के सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी। धोनी की जगह इस सीजन CSK की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में है। ऋतुराज गायकवाड़ 2022 सीजन को छोड़कर हर साल CSK के लिए 40 से ऊपर की औसत से रन बनाते आए हैं। वे घरेलू क्रिकेट में महाराष्ट्र की कप्तानी भी करते रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग की, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने WPL 2024 का खिताब अपने नाम किया।
WPL के दूसरे सीजन के फाइनल मैच में आरसीबी की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। महिला प्रीमियर लीग को नया चैंपियन मिल गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने WPL 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को खेले गए फाइनल मैच में आरसीबी की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स द्वारा मिले 113 रन के लक्ष्य को आरसीबी की टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जबरदस्त शुरुआत मिली। कप्तान स्मृति मंधाना और सोफी डिवाइन ने मैच के शुरुआत में टीम के लिए तेजी से रन बटोरे। स्मृति मंधाना ने 31 रन की पारी खेली, जबकि सोफी डिवाइन 32 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद एलिस पेरी मैदान पर उतरी और उन्होंने कप्तान के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्मृति मंधाना अरुंधति को कैच थमा बैठी। इसके बाद एलिस और रिचा ने टीम को कोई झटका नहीं लगने दिया और जीत तक डटी रहीं। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम को शेफाली वर्मा और कप्तान मैग लैनिंग की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। हालांकि 8वां ओवर डालने आई बाएं हाथ की स्पिनर मोलिनेक्स ने एक के बाद एक 3 विकेट लेकर दिल्ली की पारी को लड़खड़ा दिया। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम संभल नहीं पाई और पूरी टीम 18.3 ओवर में 113 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। WPL का खिताब जीतने वाली आरसीबी के लिए खास बात यह रही कि दोनों टीमों के बीच इस लीग में कुल 5 मैच खेले गए और बेंगलोर को पहली बार जीत मिली, वो भी फाइनल जैसे मैच में। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो अब क्रिकेट से रुख कर लेते हैं भारतीय कुश्ती संघ का, जहां भारतीय ओलंपिक संघ ने बड़ा निर्णय लेते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ का दैनिक कार्य संभाल रही तदर्थ समिति को भंग करने का फैसला किया था, जिसको वापस ले लिया और केंद्रीय खेल मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले ही खेल संहिता के नियमों का उल्लंघन करने का हवाला देकर WFI की नई कार्यकारी समिति को निलंबित किया था, जिसके बाद IOA ने WFI के संचालन के लिए तदर्थ समिति का गठन किया था, जिसे इस बार बड़ा फैसला लेते हुए WFI को भारतीय ओलंपिक संघ ने एक बार फिर से बहाल कर दिया। देश के पहलवानों और भारतीय कुश्ती से जुड़े तमाम लोगों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का हाल ही में लिया गया फैसला एक बड़े फैसले के तौर पर सामने आया। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ का दैनिक कार्य संभाल रही तदर्थ समिति को भंग करने का फैसला किया। IOA का कहना है कि चूंकि कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय संस्था पहले ही भारतीय कुश्ती संघ से प्रतिबंध हटा चुकी है और तदर्थ समिति ने WFI के सहयोग से अगले महीने के ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के लिए चयन ट्रायल का सफल आयोजन किया था, जहां तदर्थ समिति के नेतृत्व में पुरुष और महिला वर्ग के कुश्ती ट्रायल हाल ही में संपन्न हुए थे। ऐसे में अब समय है कि भारतीय कुश्ती संघ के दैनिक कार्यों की देखरेख कर रही तदर्थ समिति को भंग किया जाए। हालांकि IOA ने यौन उत्पीड़न और नियमों के पालन जैसे मुद्दों की चिंताओं को दूर करने के लिए WFI को एक सुरक्षा समिति बनाने का निर्देश दिया है। WFI के अध्यक्ष संजय सिंह इस फैसले से काफी खुश हैं और उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ को धन्यवाद दिया है। खेल की वैश्विक संस्था UWW ने फरवरी में भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता बहाल की थी। कुल मिलाकर पेरिस ओलंपिक से पहले कुश्ती का दंगल अब वापस मैट से बाहर नहीं बल्कि मैट पर आता दिख रहा है और उम्मीद यही करनी चाहिए कि अब कुश्ती को लेकर बात प्रदर्शन, पदक जीतने और आगे बढ़ने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और अब बात इस हफ्ते के विशेष संवाद की। नेशनल ट्रायल्स में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले पहलवान रवि दहिया को हराने वाले अमन सहरावत भारतीय कुश्ती में उभरता हुआ नाम है। अमन को यकीन है कि वो अपने प्रदर्शन से अगले महीने किर्गिस्तान में होने वाले एशिया क्वालिफाइंग में पेरिस ओलंपिक का कोटा जीतने में जरूर कामयाब होंगे। अमन से इस विषय पर और उनकी तैयारी पर DD न्यूज ने उनसे खास बात की। इन दिनों भारतीय कुश्ती में एक नाम जो बहुत तेजी से उभर रहा है वो नाम है अमन सहरावत का, जो कि 57 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती पेश करते हैं और खासकर उन्होंने ट्रायल्स में जब से रवि दहिया को हराया है तब से उनके नाम की चर्चा हर ओर है। अमन, बहुत बहुत स्वागत है DD न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल, नेशनल ट्रायल्स आपने जीता, ओलंपियन रवि दहिया को हराया जो कि मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं टोक्यो ओलंपिक के, और अब आपकी नज़र जो है वो एशियन क्वालिफायर्स पे है जो कि
पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है, कैसे देखते हैं उसको, तैयारी को लेकर के? उस तैयारी तो अच्छी हो रही है, अभी ट्रेला में बहुत कमी रही है, इबुन पे भी ध्यान देंगे। अब तो ऐसा पिछले साल में एशिया चैंपियन भी था, वैसा लग रहा है भाई एशिया चैंपियन बन सकता तो देश के लिए कोटा भी लेके आ सकते हैं एशिया चैंपियनशिप में ही। देश के लिए कोटा भी ला सकते हैं चैंपियनशिप में, लेकिन एक इवेंट जो होगा वो अलग तरह का इवेंट होगा, वो एशियन क्वालिफायर्स होगा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो एक चुनौती होगी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि इस साल जो टूर्नामेंट आपने खेला वो जगरेब ओपन खेला, जो कि साल के शुरुआत में था, और उसके बाद अब ये बड़ा इवेंट है इंटरनेशनली। तो क्या एक दबाव भी महसूस कर रहे हैं? नहीं, दबाव तो महसूस नहीं कर रहा। वो जागरेब ओपन खेला था, उससे ऐसा लगा भाई हम अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, उसमें फर्स्ट आया था एक तरफा, ऐसा लग रहा है अच्छी प्रैक्टिस हो रही है और अब एशिया के लिए भी अच्छी प्रैक्टिस है। किन किन बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप? अभी ध्यान तो बस प्रैक्टिस करी और रेस्ट करा, इन्हीं पे दो ही चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। नहीं, अगर तकनीकी की बात की जाए तो कौन सी तकनीक पर सबसे ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं? वर्कआउट हर एक प्लेयर की अलग अलग लड़ाई होती है कुश्ती की, और फिर उस हर एक प्लेयर की उस कमी पे ही काम करते हैं। मतलब कुश्ती देखते हैं शाम को सोते वक्त, फिर सुबह उसी कमी पर जिसके साथ बाउट होनी है हर एक कंट्री के उसी प्लेयर की बाउट देखते हैं। फिर आप लंबे समय से कुश्ती से जुड़े भी रहे हैं, और आपने एशियन गेम्स में जो लास्ट ईयर हांगझोउ में हुए थे वहाँ पे आपने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। उसके बाद हालांकि आपने जिस तरह से इस बार नेशनल ट्रायल्स में रवि दहिया को हराया है, तो ये दो जो जीतें आई हैं आपके सामने, ये कितनी ज़्यादा एक मोटिवेट करती हैं आपको, चाहे एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल हो या फिर नेशनल ट्रायल्स में आकर के रवि दहिया को हराना हो? नहीं, रवि दहिया को हराने हार जीत तो मैच में चलता ही है। रवि दहिया को हराना मतलब और भी प्लेयर थे उनको भी हराया है, फिर मतलब बहुत खुशी हुई भाई ओलंपिक मेडलिस्ट को हरा दिया, तो इससे और हौसला अप हुआ भाई अब और अच्छा करेंगे आगे जाके देश के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि अब जो कंपटीशन का लेवल है वो काफ़ी हाई होता जा रहा है कुश्ती में? हाँ, कुश्ती में काफ़ी हाई, इंडिया में ही बहुत हैवी है कंपटीशन, तो बाहर तो है ही। पेरिस ओलंपिक के लिए कितनी ज़्यादा उम्मीदें आप खुद से लगा रहे हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग इवेंट अगले महीने खेलना है, और तो कहीं ना कहीं एक ये सपना जो है पेरिस ओलंपिक को खेलने का, उसको लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? पेरिस में तो ऐसा अच्छा करेंगे, पहले तो एशिया चैंपियनशिप पे ही ध्यान है, इसी पे पूरा फोकस है, और जो मतलब इसी की प्रैक्टिस चल रही है अभी। तो प्रैक्टिस के दरमियान किन किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं? वर्कआउट टेक्निक पे ही कर रहे हैं सबसे ज़्यादा वर्कआउट, जो कमी है अब कुश्ती में भी रही है, डिफेंस की कमी थी, अब उसी पे चल रहा है काम। अच्छा, जब नेशनल ट्रायल्स जब हो रहे थे और जब आपका सामना आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे, और जब मुकाबला आपका रवि दहिया से हुआ, तो क्या वहाँ पर उस वक्त पर आकर के कोई दबाव आप पे महसूस हुआ, या आपको लगा कि सिर्फ एक बाउट है, एक बाउट की तरह से मुझे लेना है? नहीं, दबाव तो महसूस नहीं हुआ। मैं ऐसे सोच रहा था जो मैंने प्रैक्टिस करी है बस मुझे उतना ही मिल जाए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, जो प्रैक्टिस करी है वैसी जीत मिल जाए मुझे। अमन, जैसा कि आपको खुद भी मालूम होगा कि पिछले कुछ समय से कुश्ती में काफ़ी ज़्यादा विवाद भी सामने आते रहे, लेकिन अब एक बार फिर से WFI का पूरा कंट्रोल जो है वो कुश्ती पे हो गया है। तो जब WFI का पूरा कंट्रोल हो गया है वापस, तो ये जो एक नया मोड़ आया है सामने, इसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं ठीक है, अच्छा हुआ जो WFI के उसमें आ गया, अब कुश्ती में कंपटीशन शुरू हो गए, अब और कंपटीशन होंगे, विदेश में टीम जाएंगे लड़ने के लिए, और कुश्ती में बहुत फ़ायदा होगा इससे। विदेशों की आपने बात की, तो क्या अंतर होता है, जैसे आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, विदेशों में जो प्रैक्टिस करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या एक बड़ा अंतर हो जाता है? हर एक देश की अलग अलग प्रैक्टिस होती है, मतलब जो यहाँ पर तो कमी जो थी वो हो गई पूरी, जो विदेशियों के साथ लड़ते हैं उनकी अलग लड़त होती है, उनकी अलग ग्रिप होती है, तो बस उन ग्रिपों पे काम करने के लिए विदेश में जाते हैं, उनके दांत जो वे लगाते हैं उनको सीखने के लिए, कैसे बचना है वहाँ से, मतलब यही प्रैक्टिस के लिए जाते हैं विदेशों में। अभी देश में जिस तरह से खेलो इंडिया में देखा, खेलो इंडिया से विभिन्न जो स्कीमें हैं उनको हम देख रहे हैं, साथ ही साथ टॉप्स की जो स्कीम है उसको देख रहे हैं, तो इन सब स्कीमों का कितना फ़ायदा एक खिलाड़ी के तौर पे आप लोग को मिल रहा है? इस स्कीम बहुत फ़ायदा मिल रहा है, मतलब हमें जो सप्लीमेंट है सब कुछ है, इंजरी के सामान जो फिजियो वीजियो सब कुछ बहुत फ़ायदा मिल रहा है इनसे।
चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अमन सहरावत, जो बहुत ज़्यादा तो अपनी रणनीति के बारे में खुलासा नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह रहे हैं और इतना ज़रूर उनको भरोसा है कि जो एशियन क्वालिफायर्स है उसमें वो अपने आप को मजबूती के साथ जो है वो सामने रखेंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि वो पेरिस ओलंपिक के लिए इसी टूर्नामेंट से टिकट जो है वो कटा लें और साथ ही साथ आगे चल करके पेरिस ओलंपिक में देश का मान बढ़ाएं। कैमरामैन सुमित के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात कर लेते हैं बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप का खिताब राजस्थान पोलो क्लब के नाम रहा। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान पोलो क्लब ने जिंदल पैंथर्स डेल्टा पोलो को 8-7 से हरा दिया। राजस्थान पोलो क्लब के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। दरअसल राजस्थान पोलो क्लब ने बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान पोलो क्लब ने जिंदल पैंथर्स डेल्टा पोलो को 8-7 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में रक्षा सचिव गिरधर अरमने, एशिया ओलंपिक के अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुकाबले के बाद रक्षा सचिव गिरधर अरमने ने विजेता टीम को बधाई दी। I congratulate the winning team, the Rajasthan club, and I also congratulate the sponsors, the BMC advisors. It was a nail-biting finish, very exciting. The audience enjoyed a lot. नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा करने वाली टीम के खिलाड़ियों ने जीत की खुशी जाहिर की। वहीं प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम ने मुकाबले में कड़ी टक्कर देने वाली विजेता टीम को जीत की बधाई दी। आज का मैच बहुत ही दिलचस्प रहा और शुरू से ही जो है दोनों टीम के बीच में राजस्थान पोलो क्लब और जिंदल पैंथर के बीच में बहुत ज़बरदस्त मुकाबला रहा। उन्होंने जितनी उनको पेनल्टीज़ मिली उनकी ज़्यादातर पेनल्टीज़ अंदर गई, हमारी बहुत सी पेनल्टीज़ बाहर चली गई, तो इसलिए एक गोल से जो है वो जीते। इस टूर्नामेंट में देश और विदेश से पहुंचे खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की, तो वहीं रोमांचक मुकाबले में खिलाड़ियों द्वारा खेले गए हर एक शॉट ने भी दर्शकों के बीच शमा बांध दिया। It's always exciting match, even you don't know the rules, but once you look at started watching, you know always, and exciting and very nice match today. Very beautiful, and the players very fantastic, very professional. Match was absolutely thrilling till end. Both the teams were playing like fantastically well. 8-7. I mean, you never knew who would win. So we had a fantastic match. Thanks to all the team players who came all along, gave us such wonderful time, and thank you everyone. बहुत ज़्यादा अच्छा था। राजस्थान वर्सेस जिंदल डेल्टा का मैच 8-7 स्कोर रहा और राजस्थान ये मैच जीत गई। जिंदल ने कुछ पेनल्टीज मिस करी, शायद उसकी वजह से मैच कॉस्ट हुआ, बट ओवरऑल मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड इंटरेस्टिंग था। दोनों टीम्स बहुत ज़्यादा अच्छा खेली। बीएमसी एडवाइजर्स द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता की खास बात ये रही कि इसमें हिस्सा लेने वाली टीमों में देश के बेहतरीन पोलो खिलाड़ियों के साथ साथ विदेशी खिलाड़ी भी टीम में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आए। सुशील कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एशिया ओलंपिक के कार्यवाहक अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह का कहना है कि देश में खेलों को लेकर शानदार काम हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का खिलाड़ियों को लाभ मिल रहा है, जिसका असर अब जमीनी स्तर पर भी दिखने लगा है। राजा रणधीर सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। हमारे साथ हैं एशिया ओलंपिक के अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह जी। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो किस तरह की कवायद चल रही है ताकि इस गेम को ओलंपिक में चाहे एशियन गेम्स में शामिल करने की प्रक्रिया जो है क्या चल रही है? ये बहुत अच्छा पोलो मैच रहा और पोलो पहले ओलंपिक गेम्स भी हुआ करती थी, तो बड़े सालों से नहीं रही, तो अब हम चाह रहे हैं कि आज हमने डिस्कस भी करा और चाह रहे हैं कि इसको एशियन गेम में फिर से लाया जाए। मैंने ओलंपिक काउंसिल एशिया हेडक्वार्टर से भी बात करी है, तो स्पोर्ट्स कमेटी को लाके उसमें सजेस्ट करेंगे कि 230 एशियन गेम्स हो गए दोहा में, कतर में, तो उनसे बात करके देखेंगे कि गेम को बढ़ाने के लिए एशियन गेम में लाया जाए। सर, आप एशिया ओलंपिक के अध्यक्ष हैं। इस बार ओलंपिक का आयोजन होना है, पेरिस ओलंपिक 2024 का
खिलाड़ियों के प्रदर्शन को अगर हम देखें तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा, आपका क्या ख्याल है? देखिए, जब हम लोगों ने कहा था कि 100 पार होगा आपकी मेडल, तो सब लोग हंस रहे थे, कह रहे कैसे आएगा 100 पार। तो देखिए 100 पार हुआ, इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही और जो हमारे टॉप स्पोर्ट्समैन हैं वर्ल्ड क्लास है बहुत सारे, और यंगर वाले भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें काफ़ी उम्मीद है कि आपकी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहेगी। सर, खिलाड़ियों को क्या संदेश देंगे आप? नहीं, सब दिल लग के काम करें, पढ़ाई मेरा मतलब खूब दिल लग के प्रैक्टिस करें और कोचिंग अच्छी से ले। फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया दे रही है। आपके पास एक प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको खेलों का बड़ी दिलचस्पी है और उसमें खूब रुचि रखते हैं, तो ऐसे आदमी हों आपके साथ तो आपको सपोर्ट तो मिलती है खेलों के लिए। सर, आप लंबे समय से खेलों से जुड़े रहे हैं, तमाम तरह की प्रतियोगिताएं में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है। पहले के मुकाबले आज का जो परिदृश्य है देश में खेलों को लेके, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, और ख़ास तौर से अपने टोक्यो गेम्स के बाद जो इज़्ज़त खिलाड़ियों को मिली है उसका रिज़ल्ट आपने एशियन गेम्स का हांगझाओ में भी देखा, और बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया लोगों में। इंटरेस्ट आप मीडिया ने, प्रेस ने सारा कुछ करके इतनी पब्लिसिटी करी खिलाड़ियों की, और प्राइम मिनिस्टर का आशीर्वाद रहा, तो बहुत फ़र्क हो के मैं समझता हूँ इससे बेहतर कभी भी हमारी नहीं हुई थी। नेशनल गेम्स आपने हर साल एक दफ़ा करा दिए, जो 7 साल पड़े थे अब हर साल हो रहे हैं धड़ाधड़, और खेलो इंडिया भी बहुत काम कर रही है अब, तो हर साइड से दिस गेन ऑल द टाइम। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बेहतरीन काम हो रहा है, खिलाड़ियों को हर चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, स्पोर्ट्स साइंस बढ़ रहा है, डाइट पे काम हो रहा है, ज़मीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तलाशने और उनको तराशने का भी काम हो रहा है ताकि वो बड़े मंच पे जाके प्रदर्शन करें। नहीं, बहुत ही अच्छा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया और जो सुविधा खिलाड़ी को मिल रही है, इंटरनेशनल ट्रेनिंग हो, इंटरनेशनल कोचेस हो, जो भी कुछ है उसके लिए सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार है, और स्पॉन्सर भी आ रहे हैं बहुत। अब जब देश में आपके प्राइम मिनिस्टर आप इंटरेस्ट दें तो सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी सब देख रहे हैं कि सब सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है सबको, खिलाड़ियों को, तो उस तरीके से अब आप देखेंगे रिजल्ट देखेंगे। ये थे राजा रणधीर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर काम हो रहा है, खिलाड़ियों को हर सुविधाएं मुहैया करा जा रही हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्पोर्ट्स साइंस हो, चाहे डाइट हो, हर चीज़ पर काम हो रही है। ज़ाहिर तौर पर ज़मीनी स्तर पर जब काम बेहतरीन देखने को मिलता है तो उसके नतीजे जो हैं वो भी शानदार रूप में सामने होते हैं। और अब बात कर लेते हैं, इस हफ्ते गुवाहाटी में स्पेशल एथलीट की नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में 14 राज्यों के 100 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता को स्पेशल ओलंपिक भारत, असम और असम सरकार के साथ मिलकर आयोजित किया गया। असम में पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ये प्रतियोगिता 22 मार्च को संपन्न होगी, और स्पेशल ओलंपिक भारत की चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा ने कहा कि स्पेशल एथलीट्स के खेलों को देश में और भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के द्वारा असम में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जहां 14 स्टेट से 80 प्रतिभागी यहां उपस्थित हुए हैं, और इस खेल के माध्यम से जहां नेशनली हम इन एथलीट्स को आगे खेलने के लिए प्रमोट करते हैं। Main motive is to give them a platform, because since like intellectually they are all intellectually disabled, so they hardly get any opportunities to showcase their talents. So first all the states had their state games, first their district games, after that state games, and from state games these athletes has been selected to take part. So main motive is to like prepare them for internationals. तो वाकई प्रतियोगिता जरूर 22 मार्च को खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा आदर्श छोड़ गई है जिस पर स्पेशल एथलीटों को लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। अब बात कर लेते हैं, जर्मनी यूरो 2024 की मेज़बानी के लिए तैयार है, और तैयारी के इस कड़ी में जर्मनी का एक छोटा सा नगर बैड लिप्सब्रिंग में इन दिनों ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है। दरअसल इस नगर में फ्रेंच टीम का बेस बनाया गया है, जहां टीम के खिलाड़ी अभ्यास करेंगे। ऐसे में जर्मनी के इस छोटे से नगर के लोग इस बात से बेहद खुश हैं कि उनके बीच स्टार खिलाड़ी
और विश्व के चुनिंदा खिलाड़ी होंगे, जिसका उन्हें दीदार करने का मौका भी मिलेगा। किसी भी देश के लिए बड़ी खेल प्रतियोगिता का आयोजन उसे आर्थिक तौर पर तो सशक्त करता ही है, साथ ही साथ खेल को लेकर सामाजिक ताने बाने को भी एक नया रूप दे जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक और पहलू है जो मेजबानी के तौर पर किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है, और वो है मेजबान देश के नागरिक। जर्मनी 2024 यूरो कप की मेजबानी के लिए तैयार है। ऐसे में जर्मनी के नगर बैड लिप्सबिंग में इन दिनों उत्साह का माहौल है। दरअसल यहाँ पर यूरो 2024 के दौरान फ्रांस की फुटबॉल टीम का बेस कैंप लगेगा, जहाँ खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग करते नजर आएंगे। ऐसे में स्थानीय नागरिकों के लिए ये एक ऐसा पल रहेगा जिसे वह हरदम याद रखना चाहेंगे। देखिए, हम लोग काफी खुश हैं कि फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने हमारे होटल को चुना है रुकने के लिए। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। हम यूरोपियन चैंपियनशिप की ओर देख रहे हैं। अभी काफी काम होना बाकी है। सभी लोग होटल के काम में लगे हुए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि फ्रेंच फुटबॉल टीम की इच्छाओं को पूरा कर सकें। बैड लिप्सबिंग की मेयर के मुताबिक जर्मनी के इस नगर को ऐतिहासिक पल का इंतजार है। उनके मुताबिक उनकी ओर से टीम को एक बेहतर वातावरण देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पूरे नगर में उत्साह का माहौल है। यूरो कप जीतने की प्रबल दावेदार फ्रांस हमारे यहाँ होगी। वो यहाँ पर कैंप लगाएंगे, यहाँ पर रात गुजारेंगे और अपने खेल के लिए यहीं पर रणनीति बनाएंगे। इस बात से समझा जा सकता है कि ये कितनी बड़ी बात होगी। हमारे यहाँ वातावरण अच्छा है और यहाँ का माहौल आपको अच्छा करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। वैसे मेयर ने इस बात को भी सामने रखा कि फ्रांस टीम के ठहरने के दौरान टीम के स्टार स्ट्राइकर काइले एम्बापे को 3 मीटर ऊंची रेत की मूर्ति से सम्मानित किया जाएगा। निश्चित रूप से इस नगर के लोगों के लिए ये एक ऐसा पल रहने वाला है जिसे यहाँ के लोग ताउम्र याद रखना चाहेंगे। साथ ही साथ फ्रांस की टीम को एक ऐसा एहसास देना चाहेंगे जिसे फ्रांस की टीम कभी ना भूले। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अंदाज में, और इस खबरों को अब देखते हैं फटाफट अंदाज में। क्या कुछ इस हफ्ते की जो खबरें रहीं वो बड़ी रहीं। भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल इस साल होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक होंगे। वहीं दिग्गज महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम भारतीय दल की मिशन प्रमुख होंगी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का उप प्रमुख शिव केशवन को नियुक्त किया गया है। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग के पास पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले निशानेबाजी दल की जिम्मेदारी होगी। भारत के पैरा पावर लिफ्टर अशोक कुमार ने पेरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अशोक ने मिस्र में खेले गए पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में रजत पदक अपने नाम किया। वहीं पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में खेले गए एक अन्य मैच में जीत हासिल करते हुए पैरा पावर लिफ्टर परमजीत ने रजत पदक जीत लिया। इस जीत के साथ ही परमजीत ने पैरालंपिक 2024 में अपनी जगह पक्की की। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दूसरे दौर में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा। यूरो 2024 ट्रॉफी टूर का दौर हुआ शुरू। स्टटगार्ट में टूर्नामेंट निदेशक फिलिप लैम ने शुरुआत दी। फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मुकाबले में कोलंबिया ने स्पेन को 1-0 से हराया। वहीं एक अन्य मुकाबले में नीदरलैंड्स ने स्कॉटलैंड को 4-0 से धूल चटाई। पिछले 6 मैचों में स्कॉटलैंड को नहीं मिली है जीत। पूर्व फुटबॉलर रॉबिनो को गुरुवार को ब्राजील की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रॉबिनो इटली की अदालत द्वारा दी गई 9 साल की जेल की सजा ब्राजील में काटेंगे। फॉरवर्ड खिलाड़ी बुकायो साका ने इंग्लैंड फुटबॉल टीम का कैंप छोड़ दिया है। साका चोटग्रस्त थे, जिसकी वजह से वे ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल आजकल के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।